प्रकाशित नहीं हो पाई। ठीक है, जैसे कहा जाता है कि आसमान में चांद कभी छिपता नहीं है, क्या नहीं होता? मैं शायरी में ही सुना रहा हूं, आसमान में चांद कहीं छुपता नहीं, बस दिन में सूर्य के निकल आने के कारण चांद दिखता नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही क्रांतिकारी आंदोलन भी 1915 के बाद भी चलते रहे, लेकिन महात्मा गांधी के उदय हो जाने के कारण अब क्रांतिकारी आंदोलन उसके आलोक में छिप सा जाएगा। ठीक है, संपूर्ण राष्ट्र जहां महात्मा गांधी के अहिंसा के पथ पर चलेगा, वहीं ये जो हिंसक गतिविधियां थी वो कहीं न कहीं छुप जाती हैं, दिख नहीं पाती। ठीक है, पर जैसे ही असहयोग आंदोलन की समाप्ति होगी 1922 में, तो समझो जैसे एक विकेट गिरने के बाद धोनी बैटिंग करने आ गया। क्या हो गया, समझ रहे? मतलब असहयोग आंदोलन की समाप्ति उस हिंसक विचारधारा के नौजवानों को एक बार फिर से मौका देती है जागृत होने का। ठीक है, एक तरफ तो ये कि ये जो नौजवान थे वो महात्मा गांधी के अहिंसक नीतियों के खिलाफ थे, उनको गांधी जी का नेतृत्व कभी समझ में नहीं आया और न ही उनके अहिंसा का पाठ कभी समझ में आया। वो तो ऐसे नौजवान थे जो रूस के, ऑस्ट्रिया के, जर्मनी के, फ्रांस के, टर्की के, इन सभी देशों ने जिस रास्ते पर चलकर आजादी पाई थी, हिंसक घटनाओं को अंजाम देकर आजादी पाई थी, उससे प्रेरित दिखते थे। और यही कारण है कि 1922 में जैसे ही असहयोग आंदोलन समाप्त होगा, कांग्रेस के पास अब भविष्य में कोई पुख्ता रणनीति नहीं दिखती। ठीक है, अभी असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, कांग्रेस के पास आगे के लड़ाई के लिए कोई भी योजना हाल फिलहाल नहीं है। ठीक है, अब अगली मीटिंग जब होगी तो फिर कुछ बात करेंगे कि अब क्या करना है, लेकिन अभी तो पिछले 1 साल से केवल असहयोग चल रहा था। असहयोग खत्म हो गया, उनका योजना वाला जेब खाली हो गया। तो एक तरफ कांग्रेस का नेतृत्व कुछ समय के लिए छुप जाएगा, अर्थात कांग्रेस के पास कोई योजना नहीं होगी। दूसरी तरफ ये जो क्रांतिकारी नेता थे, उनके मन में इस योजना के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखता। ठीक है, और यही कारण है कि एक बार फिर से अभिनव भारत और अनुशीलन समिति जैसी संस्थाएं पुनः जागृत हो जाएंगी। इस बार इन संस्थाओं की गतिविधियों का केंद्र अलग अलग प्रांत में अलग अलग न होकर के संयुक्त रूप से हर प्रांत में एक्टिवेट हो जाएंगे। मुख्य केंद्र रहेगा पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बंगाल। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में संयुक्त रूप से क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही समय में जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुका है, किसी के पास कोई योजना नहीं है, लखनऊ में एक बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक में शामिल होंगे सचिंद्र सिंह, सचिंद्र नाथ सन्याल, जोगेश, चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल और अनेक ऐसे उग्रपंथी नेता, उग्रपंथी नौजवान जो हिंसा को अपना साधन बनाते हैं। और इनके एकजुट होने के बाद उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक अधिवेशन होगा, इनका छुपा हुआ अधिवेशन होगा, गुप्त अधिवेशन, और उसी अधिवेशन में ये एक नई संस्था का जन्म देंगे जिसका नाम होगा HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इस बार जो क्रांति शुरू हो रही है, इस बार जो दूसरे चरण की क्रांति शुरू हो रही है, वह पहले चरण की क्रांति से कई गुना ज्यादा मैच्योर दिखता है। क्या दिखता है? परिपक्व दिखता है। अर्थात पहले जो क्रांति हुई थी 1908 के आसपास की क्रांति या 1897-98 की क्रांति, उसमें मैच्योरिटी नहीं दिखती, उसमें बस गुस्सा दिखता है। क्या दिखता है? केवल बुरे अंग्रेज कर्मचारियों अधिकारियों के प्रति गुस्सा और गुस्से की भावना में आकर उनकी हत्या करना एकमात्र उद्देश्य था। उनके पास और कोई भावी लक्ष्य नहीं था, भावी योजना नहीं थी कि हम कितने दूर तक इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे और आगे इसका परिणाम क्या होगा। इस लड़ाई को हमको स्वतंत्रता तक ले जानी है या इस लड़ाई के बदले हमको एक जन समुदाय का हित करना है, ऐसी कोई भी योजना पहले चरण के क्रांतिकारी गतिविधियों में नहीं दिखती और ये कारण बनता है कि उनको जन समर्थन भी हासिल नहीं होता। ठीक है, जो बच गए उन्होंने आत्महत्या कर ली और जो नहीं बच पाए वो वहीं पर मुठभेड़ में मारे गए। यही घटना हुआ करती थी उन दिनों। ठीक है, पकड़े जाते थे, फांसी हो जाती थी, मतलब वो केवल मरने निकले थे, अपने प्राण की आहुति देने निकले थे। किंतु अपने प्राणों की आहुति किन शर्तों पर देनी है,
किसी का हित हो पा रहा है अथवा नहीं, इसका उन्होंने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया। ठीक है, इस बार भी क्रांतिकारी आएंगे, इस बार भी लोग अपने प्राणों की आहुति देने से कतराएंगे नहीं। ठीक है, इस बार भी लोगों को पता होगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसका अंत केवल मृत्यु है, लेकिन हम मृत्यु के पहले क्यों मर रहे हैं ये बात लोगों को बताएंगे। ठीक है, अर्थात दूसरे चरण के क्रांतिकारी अपने विचारों को आम जनता तक पहुंचाने में पूरी तरह सफल हो जाते हैं। ठीक है, और ये सफलता उनके संस्था के नाम में ही छुपी हुई दिखती है। इन्होंने अपने संस्था का नाम क्या रखा? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। रिपब्लिकन मीन्स गणतंत्र। ठीक है, इससे ही उनका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है कि ये एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं तो जो कैसा हो, गणतंत्र हो, जहां पर सारे निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाए। बेसिक फंडा यही था। ठीक है, तो पहली बार जो संस्था स्थापित होगी उसके उद्देश्य एकदम स्पष्ट होंगे कि वो सभी लोगों को मिलाकर एक गणतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, और इसके लिए वो क्या करेंगे? ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याएं भी करेंगे, राजनीतिक हत्याएं करेंगे, राजनीतिक लूटपाट करेंगे, राजनीतिक डकैतियां डालेंगे। ये सारे कार्यों को उन्होंने वैध ठहराया अपने गतिविधियों के लिए। इसमें एक नई विचारधारा का जन्म दे देते हैं रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल ने इन्हीं डकैतियों और लूटपाट को और हत्या को एक नया नाम दे दिया। डकैतियों को स्पेशली नाम दे दिया कि हम जो भी डकैती करेंगे उसका उद्देश्य केवल और मात्र केवल सरकारी पैसे को ही लूटना होगा। हम किसी के ऊपर भी डाका नहीं डालेंगे, केवल किसके ऊपर डालेंगे? जो सरकारी धन है उसके ऊपर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दे दिया कि इन्होंने रामप्रसाद बिस्मिल। अब इस योजना के साथ कि सरकारी पैसे को लूटना है, सबसे पहले वे 9 अगस्त 1925 को योजना बनाएंगे पहली घटना का। ठीक है, गोरखपुर के निकट एक स्थान है जिसको कहा जाता है काकोरी। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस आप सभी को पता है कि क्या हुआ था। क्या हुआ था? क्या हुआ था? कितना रुपया लूटा था? कितना? तो करंट से कैसे जोड़ेंगे इसको? काकोरी षड्यंत्र केस को करंट से कैसे जोड़ेंगे? ये घटना तो 1925 की, अब 3 साल बाद तो 100 साल हो जाएगा। ठीक है, करंट से कैसे जोड़ेंगे? हाँ, वेरी गुड। नाम बदलने के लिए कौन जाने जाते हैं भारत में अभी? योगी आदित्यनाथ। उन्होंने ही काकोरी षड्यंत्र केस का नया नाम दे दिया है। क्या नाम दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन डे। तो काकोरी ट्रेन एक्शन डे होता है 9 अगस्त 1925 को। रामप्रसाद बिस्मिल, सचिन नाथ सान्याल, जोगेश नाथ, चंद्रशेखर आजाद और सभी 40 के 40 क्रांतिकारी, 40 भी बताया गया है, किसी किसी किताब में 29 भी बताया गया है। ठीक है, सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर योजना बनाई कि सरकार की एक ट्रेन जो आ रही है उसमें सरकारी खजाना आ रहा है, उस पैसे को लूट लिया जाए। ठीक है, और लूटने के लिए उन्होंने 9 अगस्त को एक्शन ले लिया, काकोरी ट्रेन पर चढ़ गए। चलती ट्रेन से उसके खजाने को लूट लिया। 4601 रुपया था उसमें। कितना था? कितना था? यही आंकड़े तो बताए गए हैं। 4600 पूरे के पूरे। ठीक है, पूरे 4601 रुपए उनके हाथ में आई, ट्रेन को लूटने में सफल हो गए। अब वो खुश थे कि अब इस पैसे से हम हथियार खरीद सकते हैं, नए कपड़े खरीद सकते हैं। नए कपड़े मतलब उनका एक कॉस्ट्यूम रहा होगा। ठीक है, हथियार और अन्य साधन जिससे क्रांति को आगे बढ़ाया जा सके, पम्पलेट वगैरह छपवाया जा सके और क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में जिन जिन साधनों की आवश्यकता है सब कुछ कर सकते थे उस पैसे से। आपको अभी ये 4601 दिख रहा है, बट एट दैट टाइम इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ठीक है, 4601 रुपए ऐसे 2-2000 के 2 नोट और एक 500 का नोट नहीं था, बल्कि पूरी पेटी थी जिसमें कॉइन्स थे। और
प्रत्येक कॉइन्स, प्रत्येक एक एक रुपए का महत्व बहुत ज्यादा था। उस समय आना चलता था, एक एक आने का मूल्य था, 100 आने का मतलब होता था 1 रुपया। ठीक है, तो उस हिसाब से सोचिए कि ये कितना बड़ा पैसा था। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट था। इस लूट के बाद इसी संस्था के एक व्यक्ति ने गुप्तचरी कर दी, मुखबिरी कर दी और सारे के सारे लोग पकड़े गए। 40 को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 लोगों को, सभी को सजाएं दी गई। उनमें से 4 लोगों को मृत्युदंड दिया गया, जिसमें सचिन नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन लाल सिंह शामिल थे। ठीक है, 3 सभी को मृत्युदंड दे दिया गया। इस संस्था का एकमात्र क्रांतिकारी बचकर भाग निकला, जो 1920 से लगातार भाग रहा है। हर बार घटनाओं को अंजाम दे रहा है, लेकिन आजाद है, आजाद रहेगा। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, वो हर बार फरार हो जाते हैं, आजाद है, किसी के हाथ में नहीं आते हैं। ठीक है, अब काकोरी षड्यंत्र केस के बाद कहानी इनकी खत्म हो जाती हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की। ठीक है, तो फिर अब क्या होगा? चंद्रशेखर आजाद अपने कुछ और साथियों को इकट्ठा करके पुनः एक बैठक लेंगे फिरोज शाह कोटला के मैदान में, दिल्ली में। कहां पर? फिरोज शाह कोटला के मैदान में। कौन से स्थान में? दिल्ली में। ठीक है, 1928 में ये बैठक होगी और इस बैठक में शामिल होंगे उस समय के और नए और जोशीले नौजवान भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु, सुखदेव, जतिन दास, बटुकेश्वर नाथ और अनेक ऐसे नेता और इकट्ठे होंगे और सब ने मिलकर पुनः इस संस्था को पुनर्जीवित किया। इस बार पुनर्जीवित करते समय उन्होंने HRA के स्थान पर इसका नाम रख दिया HSRA, क्योंकि भगत सिंह भी थे और भगत सिंह की विचारधारा समाजवादी विचारधारा थी। वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जिसमें सभी लोगों को सारा अधिकार हो। ठीक है, तो अब चूंकि इस संस्था का नाम में सोशलिस्ट भी जुड़ गया तो पब्लिक और भी जुड़ जाती है, और यही तो कारण है कि भगत सिंह भी शहादत को प्राप्त होते हैं, खुदीराम बोस भी शहादत को प्राप्त हुए थे। एक तरफ खुदीराम बोस के बारे में जानकारी हमको तब मिलती है जब हम पेपर्स में पढ़ते हैं कि अच्छा एक लड़का मारा गया। ठीक है, लोगों के आंख में आंसू नहीं होते, लोगों को उनके विचार पता नहीं कि क्यों मारा गया। ठीक है, लोगों को बस ये लगा कि ये एक आतंकवादी जैसा आदमी था, सरकार के किसी आदमी के ऊपर बम फेंका, मरा नहीं, पकड़ा गया तो फांसी हो गई। ठीक है, खुदीराम बोस का हृदय साफ था, पहले शहीद कहलाते हैं, लेकिन अपने विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने में सफलता उन्होंने नहीं पाई थी, इसलिए उनकी मृत्यु क्या हो जाती है? उनकी शहादत नगण्य में गिनी जाती है। वहीं दूसरी ओर भगत सिंह की मृत्यु की बात करें तो जैसे भगत सिंह को शहादत मिलेगी, संपूर्ण राष्ट्र उस शोक में डूब जाएगा जैसे पूरा राष्ट्र ही मर गया। पूरे देश भर के लोगों ने इनके शहादत पर रोया, शॉक्ड हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने विचार लोगों तक पहुंचाने में सफलता पा ली। ठीक है, इनका विचार था समाजवादी विचारधारा। ठीक, और इसके लिए इन्होंने अपने कॉलेज टाइम से ही प्रयास शुरू कर दिए थे। उस समय उन्होंने एक नए संस्था का जन्म दिया था जिसका नाम था नौजवान सभा। क्या नाम था? तो कभी पूछा जाए नौजवान सभा का गठन किन्होंने किया तो आप बताएंगे भगत सिंह। ठीक है, बाद के दिनों में 1928 में चंद्रशेखर आजाद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेता बन जाएंगे और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करेंगे। क्लियर है? अब इस संस्था की स्थापना के